गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में 11th में भी पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट कहते क्या है। सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा समझेंगे। सॉलिड में होता क्या है, इसमें मास जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और वॉल्यूम जो होता है ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये फिक्स होता है, दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, तो क्या कहलाएगा, हमारा सॉलिड कहलाएगा। अब यहाँ 12th में हमको सॉलिड का पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो सॉलिड स्टेट में हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात कि सॉलिड स्टेट जो होते हैं, सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड। अब ये आपकी 2 टाइप्स के यहाँ पढ़ते हैं आपको। पहला है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड। दूसरा होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। अब ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे हमने डिफिनेशन बताया कि सॉलिड की जो डिफिनेशन होती है, इसका मास क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड। जैसे अगर हम बात करें कि इस मार्कर की हम बात कर रहे हैं, ये मार्कर हमारा जो है इसका क्या है, फिक्स शेप है, इसका शेप क्या है, फिक्स शेप है, और इसका मास भी क्या है, फिक्स है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर, तो शुगर हमारा क्या है, किस टाइप का सॉलिड। अगर शुगर की हम बात करें तो शुगर को अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्लास में ले रहे हैं, तो शुगर क्या कर रहा है, ग्लास का शेप ले रहा है, इस ग्लास का शेप ले रहा है। अगर इसी शुगर को हम क्या कर रहे हैं, किसी बाउल में रख रहे हैं, तो क्या करेगा, वो बाउल का कंटेनर का रूप ले लेगा, बाउल का ले लेगा, इसका शेप ऑक्युपाई कर लेगा। तो क्या होगा, इसकी डिफिनीशन अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन जो है यहाँ पे शुगर के साथ नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हमारा शुगर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसको समझेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। Regular arrangement of atoms are called crystalline solid. Irregular arrangement of atoms. अब इनके मॉलिक्यूल यानी constituent particles, constituent particles का मतलब होता है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, क्लोजली कंपैक्ट है, एक दूसरे से क्या है, क्लोजली कंपैक्ट है, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी हाई होता है, जिसके वजह से आसानी से फ्लो नहीं करते हैं, क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है, और इनके बीच जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो हम क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, शुगर हो गया। हम साइड में ले लें, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम यहीं पे एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में हमारा क्या होता है, सॉलिड ही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये क्या होते हैं, लिख देते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, arrangement of atom are called
अब बात करेंगे हम एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होते, मतलब जैसे रैंडमली इस तरह से लगे होते हैं। तो ये हमारे क्या है, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल का क्या होता है, जैसे हम प्लास्टिक ले लें, रबड़ ले लें, हमारा एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अगर हम बात करें शीशे की ग्लास की, तो आप अक्सर देखे होंगे चाय की दुकान पे जब जाते हो तो आप देखे होंगे, जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे कि यहाँ पे देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड, जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन ले लें पहले, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। Arrangement of atom are called amorphous solid. ये हमारा amorphous solid है, क्यों है, क्योंकि irregular arrangement of atoms है हमारे amorphous solid में। एग्जांपल की बात करें, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया। अब देखेंगे इस एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, इसको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, स्यूडो सॉलिड, इसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो यहाँ पे हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं। अब स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम, जैसे अगर हम बात करें शीशे की ग्लास की बात कर रहे हैं, तो शीशे की ग्लास आप देखे होंगे चाय की दुकान पे जब जाते हैं तो इनकी टेंडेंसी जो होती है मॉलिक्यूल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आप देखेंगे शीशे की जो नीचे की पेरी जो होती है उसकी ग्लास की, आफ्टर टाइम यानी कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि उसकी जो पेरी होती है उसकी थिकनेस यानी उसकी मोटाई जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ने का रीजन क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और लॉन्ग टाइम में फ्लो करते हैं, मतलब बहुत धीमे धीमे करके उनके मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इन क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। अगर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपेयर में कम होगा। अब कम होने का रीजन क्या है, क्यों है, इसलिए है कि ये आपके रेगुलर में नहीं है। कोई चीज अगर सिमेट्रिकल में, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिकल ले रहे हैं, मान लो हमारा मार्कर है, बहुत सारे मार्कर्स हमने सिमेट्रिकल में ले लिया, अब इस मार्कर को सिमेट्रिकल में ले लेंगे, इस मार्कर्स को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मार्कर्स को हम इरेगुलर में ले लें, मतलब इधर उधर करके ले लें, तो मार्कर्स वहां पे क्या होगा, हम मार्कर को तोड़ना चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके फोर्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो सेम हमारा कंडीशन एमॉर्फस सॉलिड का इसी तरह से है कि यहाँ एमॉर्फस सॉलिड में आपके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, लो होता है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसमें आप देखे होंगे शीशे की ग्लास में उसका थिकनेस क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसको आप देखिएगा आप लोग, आपको पता चल जाएगा कि न्यू शीशे की ग्लास आप चाहे घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक शीशे की ग्लास खरीद के लाना और उसको आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर छोड़ देना, बाद में देखना उसकी ऊपर वाली जो मोटाई होगी वो पतली हो जाएगी और नीचे वाली मोटाई जो होती है वो मोटी हो जाती है। अब होती इसलिए है क्योंकि हमारा क्या है, वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। ये हमारे सॉलिड के टाइप्स थे। अब इसके बाद से हम इस सॉलिड के टाइप पढ़े, अब इसमें हम फिर क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसको हम देखेंगे। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप देखने से पहले हम देख लें कि हमारा एक आइसोट्रोपिक नेचर होता है, एक एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें और जान लें क्या होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर और आपका इन आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है, इसको देखेंगे।
आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है समझेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम। अगर हम आइसो की बात करें, आइसो का मतलब होता है हमारा सेम। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सारे स्टेट पढ़ रहे हैं, सारे स्टेट में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो क्रिस्टल हमारा ए और बी के टाइप में है, ए और ए बी टाइप में है। तो मान लीजिए अगर हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे क्रिस्टल इस तरह की है, ये हमारा ए टाइप का है। बी टाइप की अगर हम बात करें, बी टाइप के क्रिस्टल ऐसे है। अब देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान में कि जो हमारे बी टाइप के क्रिस्टल्स हैं और ए टाइप के क्रिस्टल हैं, अगर इनकी ए इस तरह की वन डायरेक्शन में इस तरह के जा रहे हैं, आप ये देखोगे कि ये हमारे क्या है, इस मॉलिक्यूल से होकर के जा रहे हैं, मतलब सिंगुलर मॉलिक्यूल से होकर के जा रहे हैं। ये हमारे किस टाइप के कहलाएंगे, ये हमारे आइसोट्रोपिक इन नेचर होगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर। अगर हम एनाइसोट्रोपिक इन नेचर की बात करें, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट। मान लीजिए अगर हमने इसको ए मान लिया है, इसको हमने ए डायरेक्शन मान लिया, तो एनाइसोट्रोपिक की अगर बात करें तो हम देखेंगे यहाँ से ये एनाइसोट्रोपिक है। अब ये मॉलिक्यूल जो आपका एंड हो रहा है, अब ये देखोगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे दो टाइप के, ये डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पे हमारा क्या है कि पास हो रहा है हमारा, एक जो पास हो रहा है ये मॉलिक्यूल बी से, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका और कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइप जो इसका पास हो रहा है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी जो पास हो रही है हमारी दो एटम्स के साथ हो रही है, एक हमारे एटम ए के साथ और बी दोनों के साथ पास हो रही है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, ये हो गए आइसो और एनाइसोट्रोपिक इन नेचर के बारे में। अब इसके बाद से हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब समझेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, ठीक है, उसमें कितने टाइप्स हैं इसको देखेंगे। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपके टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, ये आपके टोटल पढ़ने जो है आपको, वो है हमारा पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके बाद से हमारा जो है वो है आयनिक सॉलिड, इसके बाद से हमारा जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड, और लास्ट जो है हमारा वो है मेटालिक सॉलिड। अब यहाँ पे फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इसमें हमारे क्या होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर साइड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर साइड। अब एक एक करके हम समझेंगे कि हमारा पोलर मॉलिक्यूलर साइड क्या है। तो पोलर मॉलिक्यूलर साइड को समझने से पहले हम ये समझें कि पोलर होता क्या है। पहली चीज हम ये समझेंगे पोलर क्या होता है। पोलर का मतलब क्या है, जैसे आप 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे आपको पोलर के बारे में डिस्कस किया है। अब पोलर का मतलब क्या है कि उसमें पोल पाए हैं, दो पोल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अभी किस कंडीशन में होगा, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम HCl की बात कर रहे हैं, HCl। अब क्या है HCl, हमारा पोलर है। या अगर हम बात कर रहे हैं H2O की बात कर रहे हैं, हमारा क्या है, पोलर है, लेकिन H2O तो हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, HCl की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो HCl क्या हमारा पोलर, इस चीज को हम कैसे जानेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान दें कि अब यहाँ पे पोलर का मतलब होता है प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये पोलर कैसे होगा, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए पोलर के लिए, नॉट इक्वल 0, तो हमारा क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। अब म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू आपका डाइपोल मोमेंट है। म्यू क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट कि डायमंड जो होता है, डायमंड में क्या है, डायमंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, बट ग्रेफाइट। अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, यहाँ पे आयनिक सॉलिड में हम NaCl का एग्जांपल लेंगे। अब NaCl हमारा जो है ये आयनिक सॉलिड होता है। अब इसमें आयनिक सॉलिड में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने आपको एक स्ट्रक्चर्स भी बताया होगा 11th में, और यहाँ पे भी हम आयनिक बॉन्ड जो है NaCl का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, कैसे एक कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपके NaCl का जो डायग्राम होता है 3D में कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स में हमारे जो NaCl है, सोडियम हमारा प्लस होगा, तो यहाँ पे हमारा Cl माइनस होगा। यहाँ पे सोडियम प्लस होगा, हमारा क्या होगा, एक दूसरे पे अल्टरनेट होने चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सोडियम प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, यहाँ पे हमारा Cl नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे Cl यहाँ Na प्लस आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। अब इस केस में हम यहाँ पे आएंगे, हमारा यहाँ पे Na प्लस आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, Cl माइनस आएगा, और यहाँ पे हमारा Cl माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस आएगा। इस तरह से देखिए कि आपका एक दूसरे से अल्टरनेट होगा, कहीं एक साथ आपके बॉन्ड नहीं होंगे। Na का यहाँ पे हमारा Cl माइनस होगा,
पे Cl माइनस है तो यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे Na प्लस होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे Cl है। अब इस कंडीशन में देखेंगे Cl माइनस है तो यहाँ पे हमारा Na प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस होगा और यहाँ पे हमारा क्या है, Na प्लस होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, Cl माइनस होगा। अब यहाँ पे Cl माइनस है तो यहाँ पे हमारा Na प्लस होगा और यहाँ पे Na प्लस है तो यहाँ पे Cl माइनस होगा और यहाँ पे Na प्लस होगा तो यहाँ पे हमारा Cl माइनस होगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Na प्लस होगा। तो आप ये देखते होंगे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl का। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे होंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हर एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब एक के बाद एक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ नहीं है, दोनों अलग एक Na है तो हमारा Cl है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है आपका 6:6 का होता है। अब ये 6:6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे इसको कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का आप देख रहे होंगे इसमें एक करके इस तरह से लेयर बना होगा, ऐसे करके लेयर बना होगा, एक ऐसे लेयर फिर ऐसे लेयर बना होगा। इस लेयर में आप ये देखिए कि ये वाला क्लोरीन जो है, ठीक है, इस क्लोरीन की अगर हम बात करें इसके ऊपर में एक लेयर होगा, मान लीजिए हमारा 3D स्ट्रक्चर पे एक लेयर नीचे, एक लेयर इसके ऊपर और एक लेयर इसके पीछे भी होगा। तो आप ये देखोगे एक क्लोरीन कितने Na से कोऑर्डिनेटेड है, तो आप देखिए यहाँ पे Cl माइनस जो है हमारा Na से 6 Na से क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। आप काउंट करके देखिए 1 2 3 और जब इसके पीछे 4 और एक ऊपर 5 और एक नीचे उसकी जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया किसका, Cl माइनस का। इसी तरह से आप Na का भी देखिए तो Na पे भी हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे हम यहाँ पे Na को ले लेते हैं तो देखेंगे एक इसके ऊपर Cl माइनस होगा, एक इसके नीचे हो गया 2 हो गया और एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और यहाँ देखिए 5 और उसके ऊपर देखिए 6, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है 6 और 6 का। अब ये हमारा था आयनिक, ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट साइड। कोवैलेंट साइड को हम नेटवर्क साइड भी बोलते हैं, नेटवर्क साइड, नेटवर्क साइड, इसको हम नेटवर्क साइड बोलते हैं। अब कोवैलेंट साइड क्या है, ये हमारा कोवैलेंट साइड से पहले पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, याद रखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं, यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या है, म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट होता है। Q क्या है यहाँ पे, Q हमारा चार्ज होता है और D क्या हमारा डिस्टेंस होता है, D इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, D इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0 कब होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे जाने कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, कम है। जब कम है तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इसको हाइड्रोजन को अपनी तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि अपनी तरफ जब अप्रोच करेगा यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ जो है अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, मान लीजिए इतना था, अब बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी इसके बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंजिंग आ रही है। जब कोई चेंजिंग यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी कि म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। समझ में आया, ये हमारे पोलर मॉलिक्यूलर साइड हो रहे हैं, इस तरह के एग्जांपल जो आए। अब हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर साइड। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर साइड की अगर हम बात करें इसमें हमारा क्या है, I2, अगर हम I2 की बात करें, अब इसमें क्या होना चाहिए, जो म्यू की वैल्यू होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इक्वल टू 0 ये कैसे होगा, अब देखें अगर हम इसमें I2 का स्ट्रक्चर बनाए तो I का स्ट्रक्चर कितना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितना इसके पास कैपेसिटी है उतना ही कैपेसिटी इसके पास भी है। तो क्या इसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजिंग होगी,
नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि इक्वल पावर वाले दोनों हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब इसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजिंग ही नहीं होगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, इसको समझेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड समझने वाले हम हाइड्रोजन बॉन्डेड समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसको भी हमने 11th में ही बता रखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी कि हाइड्रोजन से क्या हो, बॉन्डेड हो। अब हाइड्रोजन से बॉन्डेड कौन से एटम्स हो, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वही हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि हम आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से हैं, नाइट्रोजन है हमारा, उसके बाद से ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारा क्लोरीन है। अगर इन तीनों में कोई भी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर वो हाइड्रोजन से अटैच है तो क्या कहलाएगा, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H2O को, अब H2O को हम आइस के फॉर्म में ले लें, H2O को हम आइस के फॉर्म में लेते हैं तो आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन जो है इस तरह का, ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, इनके बीच में जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, बाइंड करके मॉलिक्यूल्स एक पास आ रहे हैं, क्लोजली कंपैक्ट हो रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। अब बात करते हैं हम आयनिक सॉलिड की। अब आयनिक सॉलिड के माने क्या है, इतना तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से हम बात करते हैं